डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचना हिंदी साहित्य उद्भव और विकास की प्रस्तावना का हम मूल वाचन कर रहे हैं। अब तक 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है। आज तीसरा है, जिसका शीर्षक है अपभ्रंश साहित्य को भाषा काव्य कहा गया है। अपभ्रंश के 3 बंद, साहित्यिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मूल वाचन शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि एक जो अपभ्रंश भाषा है, जो संस्कृत का विपृष्ठ रूप माना गया है, वो एक पहले आम जनता की भाषा थी और फिर धीरे धीरे वो काव्य की भाषा कैसे बनती चली गई। वैसे ही जैसे अवधी और ब्रज भाषा की बोली, जो अवधी और ब्रज बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती रही है और बाद में वो अवधी भाषा और जो साहित्यिक भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। तो अपभ्रंश साहित्य को भाषा काव्य कहा गया। इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा है जिस प्रकार परवर्ती ब्रजभाषा या अवधी की कविता को, जिसे हिंदी कहने में किसी पंडित को संकोच नहीं होगा। कुमारपाल चरित को और हमीर रासो को भाषा काव्य ही माना गया है। शिव सिंह ने किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर, जो संभवतः टाड के राजस्थान से समर्थित है, भाषा का प्रथम कवि पुष्प नामक किसी कवि को बताया है, जो अवंती के राजा भोज के मान नामक पूर्व पुरुष का भाट था। वे लिखते हैं कि संवत 770 विक्रमादित्य में राजा मान अवंतीपुर का बड़ा पंडित और अलंकार विद्या में अद्वितीय था। उसके पास पुष्प भाट ने प्रथम संस्कृत ग्रंथ पढ़ पीछे भाषा में दोहे बनाए। हमको भाषा की जड़ यही कवि मालूम होता है। अनुमान है कि यह पुष्प और कोई नहीं, सुप्रसिद्ध अपभ्रंश कवि पुष्पदंत ही थे। ये मान्यखेट के राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के सभा कवि थे। मान्यखेट वालों का एक बार उज्जैनी पर अधिकार हो गया था। ऐसा जान पड़ता है कि मान्यखेट का ही परवर्ती रूप राजा मान हो गया है और सभा कवि का बाद में भाट हो जाना भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं। यह अनुश्रुति विकृत रूप में ही प्राप्त हुई है। संवत 770 के साथ इस अनुमान का कोई तुक नहीं है, क्योंकि पुष्पदंत बहुत बाद की 10वीं शताब्दी के कवि हैं और मान्यखेट के का उज्जैनी पर अधिकार भी 10वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन पुष्प और पुष्पदंत की एकता में इस कल्पित संबंध को बाधक नहीं होने देना चाहिए। परंतु यह अनुमान ठीक हो या ना हो, इतना तो मान ही लिया जा सकता है कि 8वीं शताब्दी का पुष्प नामक कवि, जिसकी चर्चा शिव सिंह ने की है, अपभ्रंश का कवि ही होगा, क्योंकि उस समय की उपलब्ध सभी रचनाएं अपभ्रंश की हैं। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा काव्य को काव्य भाषा कहने की प्रथा बहुत पुरानी है। भाषा की दृष्टि से हेमचंद्राचार्य द्वारा परिभाषित पर निश्चित अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी का, जिसमें ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, राजस्थानी आदि की गणना की जाती है। घनिष्ठ संबंध तो है, परंतु उससे बहुत निकट का संबंध नहीं कह सकते। कुछ भाषा शास्त्रियों ने तो इनमें से प्रत्येक भाषा के पूर्ववर्ती भिन्न भिन्न अपभ्रंशों की कल्पना की है। विशुद्ध भाषा शास्त्र की दृष्टि से अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 रूपों पाली, प्राकृत अपभ्रंश में अंतिम है। इसी से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास बताया जाता है। ग्रियर्सन ने कल्पना की थी कि प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषा की एक अपनी अपभ्रंश भाषा होती है। ग्रियर्सन ने कहा था कि प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषा की अपनी अपभ्रंश भाषा थी। इन दिनों हमारे पास ऐसा कोई निश्चित पुस्तकीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे इस कल्पना के पक्ष या विपक्ष में दृढ़ता के साथ कुछ कहा जा सके। लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं है कि एक ही प्रकृत्योत्तर अपभ्रंश से आधुनिक विभिन्न आर्य भाषाएं विकसित हुई हों। उदाहरण के लिए, मागधी प्राकृत से जो अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है, वही आधुनिक बंगला, उड़िया, असमी, मागधी, मैथिली, भोजपुरी के रूप में बदल गई हो, यह संभव नहीं जान पड़ता। इन सब की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषाएं निश्चय ही अलग अलग रूपों में रही होंगी, यद्यपि उनमें इतना अंतर नहीं होगा जितना इन दिनों हो गया है। इन्हीं अपभ्रंश बोलियों से साहित्यिक अपभ्रंश का रूप बना है। शुरू में इसमें प्राकृत का बहुत प्रभाव रहा होगा। नमी साधु ने काव्य अलंकार की टीका में कहा है कि वस्तुतः प्राकृत या महाराष्ट्र ही अपभ्रंश है, जिसके साथ सौर सेनी, मागधी आदि के बहुत से रूप मिल गए हैं। परवर्ती अपभ्रंश वैयाकरणों ने नागर, उपनागर, ब्राह्मण नाम के 3 भेद किए हैं। इनमें नागर गुजरात की भाषा रही होगी, उपनागर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब की भाषा रही होगी, ब्राह्मण को लाट और विदर्भ की भाषा कहा गया है। हेमचंद्र ने जिस अपभ्रंश की चर्चा की है वह नागर अपभ्रंश है, जिसका आधार सौर सैनी प्राकृत है। आधुनिक गुजराती और राजस्थानी इस नागर अपभ्रंश से विकसित हुई जान पड़ती है। विद्वानों ने दिखाया है कि हेमचंद्र के उदाहरणों में जो भाषा है उनमें अनेक बोलियों का मिश्रण है। वस्तुतः यह किसी एक देश और एक काल की बोली नहीं है, यह भी एक साहित्यिक भाषा है
और हेमचंद्र के युग तक उसी प्रकार मृत और अप्रचलित हो चली थी जिस प्रकार अन्य प्राकृत भाषाएं। खड़ी बोली का उसे सीधा विकास नहीं हुआ है। इस साहित्यिक भाषा का प्रधान आधार वह अभ्रंश बोली है जो संभवतः 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी तक जीवित रही होगी। ब्रज भाषा और खड़ी बोली की पूर्ववर्ती अभ्रंश भाषा की भांति ही वह सौरसेनी प्राकृत से विकसित हुई होगी। इस प्रकार खड़ी बोली और ब्रज भाषा इसकी एक पुस्त पहले की भाषा से प्रत्यक्ष संबंधित है और इससे परोक्ष रूप से, परंतु यदि साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से विचार किया जाए तो अपभ्रंश के प्रायः सभी काव्य रूपों की परंपरा प्रायः हिंदी में ही सुरक्षित है। हमने ऊपर जिस सामग्री का उल्लेख किया उसमें कई प्रकार के काव्य रूप प्राप्त होते हैं। वे सभी काव्य रूप अधिकांश प्रायः ज्यों का त्यों और कुछ थोड़ा बदल कर मध्य देश के साहित्य में निरंतर व्यवहृत होते आए हैं। अपभ्रंश के 3 बंध। अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तीनों के रूप कई रूप अब तक के प्राप्त साहित्य में उपलब्ध हुए हैं। इन सबको हिंदी साहित्य में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। शायद ही किसी अन्य प्रांतीय भाषा के साहित्य में इन सब रूपों की उपलब्धि होती हो। मुख्य 3 बंध हैं: दोहा बंध, पतढ़िया बंध, गेय पद बंध। इनके सिवा छप्पय और कुंडलिया आदि का बंध भी मिल जाते हैं। एक एक करके इनका परिचय दिया जा रहा है। दोहा बंध क्या होता है? दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। बाद में तो गाथा बंध से प्राकृत रचना और दोहा बंध से अपभ्रंश रचना का बोध होने लगा था। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है जो यह सूचित करता है कि अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहने लगे थे। दोहा अपभ्रंश के पूर्ववर्ती साहित्य में एकदम अपरिचित है, किंतु परवर्ती हिंदी साहित्य में यह छंद अपनी पूरी महिमा के साथ वर्तमान है। 4 प्रकार से इसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में हुआ है। पहला है निर्गुण प्रधान और धार्मिक उपदेश मूलक दोहे, जिसमें कि बौद्ध सिद्धों और जैन मुनियों की रचनाओं में इस श्रेणी में दोहे मिलते हैं। इनकी सीधी परंपरा में संत कवियों के दोहे हैं। परवर्ती निर्गुण मार्गी संत कवियों के दोहों में साखी कहा जाने लगा था। इनकी स्थापना शैली, वक्तव्य वस्तु और कहने के ढंग में बहुत साम्य है। धार्मिक उपदेशों के कुछ दोहे हेमचंद्र के दोहों में भी मिल जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो दोहे अपभ्रंश में प्रचलित थे वो हैं श्रृंगारी दोहे। प्राकृत की गाथाओं की बात फुटकर 2 पंक्तिबद्ध दोहे अपभ्रंश में बहुत अधिक प्रचलित थे। इनमें रूप वर्णन, विरह की उग्रता, मिलन के उल्लास और हाव भाव, लीला आदि के बहुत सुंदर वर्णन हुआ करते थे। हेमचंद्र आचार्य के व्याकरण में तथा प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में ऐसे दोहे पर्याप्त मात्रा में संग्रहित हुए हैं। इनकी दोहों की सीधी परंपरा ढोला मारू के दोहों और बिहारी मतीराम के सतसैया में और मुबारक अली के शतकों में सुरक्षित है। तीसरा है नीति विषयक दोहे। इनका भी पता हेमचंद्र आचार्य के संग्रहित दोहों से ही लगता है। इनमें मनुष्य के को अवसर उचित कर्तव्य की शिक्षा दी जाती है। यह परंपरा भी हिंदी साहित्य में सुरक्षित है। रहीम, तुलसीदास, वृंद, बिहारी की रचनाओं में इस श्रेणी के दोहे बहुत आए हैं। चौथा दोहा जो अपभ्रंश साहित्य में प्रचलित था, वीर रस के दोहे। ये अपभ्रंश साहित्य की अपनी विशेषता है। इन दोहों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई बात यह है कि स्त्रियों के मुख से अपने वीरपतियों के संबंध में अपूर्व दर्पोक्तियाँ कहलाई गई हैं। इसके पूर्व के साहित्य में इस श्रेणी की रचनाएं कहीं कहीं ही मिलती है, क्वचित ही मिलती है। राजस्थानी के साहित्य में यह विशेषता प्रचुर मात्रा में सुरक्षित हुई है और हिंदी की अन्य उपभाषाओं में भी इस श्रेणी का साहित्य खोजा जा सकता है। अब दूसरे प्रकार के जो बंध अपभ्रंश में पाए गए वह है पतढ़िया बंध। अपभ्रंश में अनेक चरित काव्य पाए जाते हैं। ये पतढ़िया बंध में लिखे जाते हैं। जो चरित काव्य होते हैं वे पतढ़िया बंध में लिखे जाते थे। स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत आदि जैन कवियों के अपभ्रंश काव्य मिले हैं। इन चरित काव्यों में पतढ़ी या पतढ़िया छंद की 8-8 या कभी कभी कुछ कम ज्यादा पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता था। इसे कड़वक कहते हैं। पतढ़ी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पतढ़िया बंध कहा गया। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पतढ़िया बंध का श्रेष्ठ कवि कहा है। अलिल्लाह आदि छंदों में लिखे गए काव्य को भी उपचार से पतढ़िया बंध ही कहा गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि स्वयंभू ने चतुर्मुख को पतढ़िया बंध का श्रेष्ठ कवि कहा है। पतढ़ी में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्रा होती है, मात्रिक छंद है। और कड़वक किसे कहते हैं? आदि आदि। ठीक है। जिन दत्त सूरी के उपदेश रसायन रास में 16 मात्राओं का अलिल्लाह छंद है, परंतु टीकाकार ने इसे भी पद्धतिका बंध या पतढ़िया बंध कहा है। इससे जान पड़ता है कि पतढ़िया बंध के लिए पद्धति छंद की आवश्यकता नहीं है। कोई भी 16 मात्रा का छंदबद्ध पतढ़िया बंध के अंतर्गत आ सकता है। पश्चिमी भारत में पतढ़ी और अलिल्लाह छंदों की 8-8 पंक्तियों पर दत्ता देने की प्रथा पाई जाती है, पर जान पड़ता है कि पूर्व भारत में चरित काव्य के लिए चौपाई और दोहों के अधिक प्रयोग होता था। सबसे प्रथम चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग सरहपा नामक बौद्ध सिद्ध की रचनाओं में मिलता है। इम्पोर्टेंट है।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने भ्रमवश यह लिख दिया है कि सभी जैन चरित काव्य दोहा चौपाइयों में लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखकों ने भ्रमवश यह लिख दिया है कि सभी जैन सभी जैन काव्य जो है दोहा चौपाइयों में लिखे गए हैं। वस्तुतः अब तक प्राप्त पश्चिमी अपभ्रंश के साहित्य में दोहा का दत्ता देने की प्रथा नहीं पाई गई है। यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्रों में जो अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी उसमें दोहा का दत्ता देने की प्रथा नहीं पाई गई है। बहुत बाद में पश्चिमी अपभ्रंश में दोहा का दत्ता दिया जाने लगा था। पृथ्वीराज रासो में बहुत कम स्थलों पर इस पद्धति का प्रयोग है और विद्यापति कीर्तिलता में 1 या 2 स्थान पर अवधी भाषा में काव्यों में चौपाई दोहों की पद्धति को ही अपनाया गया है। कबीरदास की रचनाओं में भी इस पद्धति का प्रयोग है, किंतु प्रधान रूप से कथा काव्य के रूप के लिए ही इसका प्रयोग अधिक होता था। बाद में संतों के साहित्य में चौपाइयों को रमैनी कहा जाने लगा। संतों के साहित्य को में जो चौपाई को रमैनी कहा जाने लगा। कथा का सूत्र मिलाने के लिए भी चौपाइयों का प्रयोग किया गया है। 15वीं शताब्दी के जैन कवि कुशल लाभ ने ढोला के दोहों में कथा सूत्र की योजना के लिए इस छंद का उपयोग किया है। इस प्रकार प्रवर्ती हिंदी साहित्य में चौपाई दोहों वाली प्रथा भी बहुत अधिक मात्रा में सुरक्षित हुई है। तुलसीदास ने दोहा चौपाइयों की शैली को अपने चरम विकास तक पहुंचा दिया है। उनके पहले के सूफी कवियों ने कथानक काव्यों के लिए इसी शैली को चुना था। संभवतः संत कवियों में से किसी ने कुछ पौराणिक ढंग से उपाख्यान इस शैली में लिखे थे कि तुलसीदास ने जब क्लेश के साथ कहा था, साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान भगत निरूपय अधम कवि निंदहि वेद पुराण, तो कुछ ऐसे उपाख्यानों की ओर ही उनका इशारा था। कहानी शायद सूफी कवियों की प्रेमाख्यानक काव्य है या विद्यापति की कीर्तिलता के समान प्राकृतिक जनगुण गान मूलक पुन्नु कहानी है। तुलसीदास के पहले की 2 और पुस्तकें दोहा चौपाई की शैली में लिखी पाई गई हैं। एक तो अद्वैतवाद के खंडनार्थ लिखा हुआ भागवत दास का भेद भास्कर और दूसरा किसी चंद नामक कवि का लिखा हुआ हितोपदेश का अनुवाद 1506 में। ये दोनों पुस्तकें यदि सचमुच से तुलसीदास के पहले की हैं तो सिर्फ काव्य रूपों के अध्ययन की दृष्टि से कुछ महत्व रखती हैं। अस्तु। तीसरा गेय पद बंद। अपभ्रंश के गान करने योग्य पदों का बहुत अधिक साहित्य था। हेमचंद्र ने अपने काव्य अनुशासन में 2 प्रकार के छंदों की चर्चा की है। एक तो वह अपभ्रंश जिसकी चर्चा उन्होंने अपने व्याकरण में की है, यह साहित्यिक भाषा थी। दूसरी ग्राम्य अपभ्रंश जो संभवतः लोक भाषा और जीवित थी। भाषा शास्त्र की दृष्टि से यह भाषा अधिक अग्रसर भाषा है। इस प्रकार की ग्राम्य अपभ्रंश भाषा में रासक, डोम्बिका आदि श्रेणी की गेय रचनाएं लिखी जाती थीं। अपभ्रंश में अब्दुल रहमान नामक 11वीं शताब्दी के कवि का लिखा हुआ एक विरह व्यापक रासक ग्रंथ मिला। हिंदी के परवर्ती रासो साहित्य में रासो जाति के अनेक गेय काव्य मिलते हैं। रासक एक छंद का नाम है। जान पड़ता है कि शुरू में इस श्रेणी की रचनाओं में रासक छंद का प्राधान्य होता था। संदेश रासक में 1/3 पद रासक छंद में है, परंतु पृथ्वीराज रासो में इसका बहुत कम प्रयोग होता है। बाद में रासक गेय पदों का नाम ही रह गया। हिंदी में केवल वीर राजाओं के नाम पर लिखे गए रासक या रासो ही बचे हैं। बाकी काव्य विलुप्त हो गए हैं, परंतु पुरानी गुजराती में अनेक लौकिक प्रेम कथानकों के रासो मिलते हैं। गेय पदों का अपभ्रंश साहित्य में बहुत थोड़ा ही बचा है। बौद्ध सिद्धों के कुछ गेय पद बच रहे हैं, परंतु इसकी परंपरा हिंदी साहित्य में जी रही है। कबीर, सूरदास, दादू, तुलसीदास आदि महाकवियों की रचनाओं के गेय पद इसके सबूत हैं। प्राकृत पेंगलम से पता चला है कि अपभ्रंश में और प्रकार के छंद प्रचलित हैं। प्राकृत पेंगुलम से पता चलता है कि अपभ्रंश में और प्रकार के छंद प्रचलित थे। छप्पै, कुंडलिया, रोला, उल्लाला आदि छंद उन दिनों बहुत प्रचलित थे, लोकप्रिय थे। इन सब की परंपरा परवर्ती हिंदी साहित्य में जीवित और शक्तिशाली मिलती है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में प्रायः पूरी परंपराएं ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं। शायद ही किसी प्रांतीय साहित्य में ये सारी की सारी विशेषताएं इतनी मात्रा में और इस रूप में सुरक्षित हों। यह सब देखकर यदि हिंदी को अपभ्रंश साहित्य से अभिन्न समझा जाता है तो इसे बहुत ही अनुचित नहीं कहा जा सकता। इन ऊपरी साहित्य रूपों को छोड़ भी दिया जाए तो इस साहित्य की प्राणधारा निरविच्छिन्न रूप से परवर्ती हिंदी साहित्य में प्रवाहित होती रही है। हम आगे इस बात की विशेष रूप से आलोचना करने का अवसर पाएंगे। प्रकृति यही है कि इन साम्यों को देखकर यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का ही मूल रूप समझा तो ठीक ही किया है। साहित्यिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। पहले ही बताया गया है कि स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना उचित समझा था। उनके मत के अनुसार
इनका नाम पुरानी राजस्थानी या पुरानी गुजराती आदि नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसे केवल वेद बुद्धि की दृढ़ होती है। साहित्यिक अपभ्रंश भाषा लगभग समूचे उत्तर भारत में एक ही थी। इनमें कुछ कुछ प्रादेशिक फुट अवश्य होते थे, पर परिनिष्ठित यानी स्टैंडर्ड अपभ्रंश एक ही थी। इसी परिनिष्ठित अपभ्रंश को भाषा को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। उनका कहना है कि कविता की भाषा प्रायः सब जगह एक से ही थी। जैसे नानक से लेकर दक्षिण के हरिदासों तक की कविता की भाषा ब्रज भाषा कहलाती थी, वैसे ही अपभ्रंश को भी पुरानी हिंदी कहना अनुचित नहीं, चाहे कवि के देश काल के अनुसार उनमें कुछ रचना प्रादेशिक हो। यह विचार भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। भाषा शास्त्र के अर्थ में जिसे हम हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि आदि कहते हैं, वह इस साहित्यिक अपभ्रंश के से सीधे विकसित नहीं हुई है। व्यवहार में पंजाब से लेकर बिहार तक बोली जाने वाली सभी उपभाषाओं को हिंदी कहते हैं। इसका मुख्य कारण इस विस्तृत भूभाग के निवासियों की साहित्यिक भाषा की केंद्र अभिमुखी प्रवृत्ति है। गुलेरी जी इस व्यावहारिक अर्थ पर जोर देते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि यह भाषा यानी साहित्यिक अपभ्रंश हिंदी नहीं है तो ब्रजभाषा भी हिंदी नहीं है और तुलसीदास की उक्तियाँ भी हिंदी नहीं है। अब जहाँ तक प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं हुआ। अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का परिवर्ती हिंदी जो साहित्य है अपभ्रंश साहित्य से क्रम से विकसित हुआ है। हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा। पहले ही कहा गया है कि हेमचंद्र आचार्य ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है। एक तो परिनिष्ठित अपभ्रंश, जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा है, जो अपभ्रंश के अधिकांश जैन कवियों और आचार्यों की रचनाओं में व्यवहृत हुआ है। ये जो जैन कवियों की रचनाएं उसमें परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा है। दूसरी श्रेणी की भाषा को हेमचंद्र ने ग्राम्य कहा है। इसमें रासक, डोम्बिका आदि की श्रेणी के लोक प्रचलित गेय और अभिनय काव्य लिखे जाते थे। यह भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई एडवांस बताई जाती है। इसी में बौद्धों के पद और दोहे, प्राकृत पेंगलम के उदाहरण, अधिकांश पद्य, संदेश रासक आदि रचनाएं लिखी गई हैं। वस्तुतः यही भाषा आगे चलकर आधुनिक देसी भाषा के रूप में विकसित हुई। इसकी भाषा शैली, काव्यगत रियायती अधिकार, स्थापना पद्धति, छंद आदि ज्यों के त्यों परवर्ती हिंदी साहित्य में आ गए हैं। मेरा विचार है कि ये रचनाएं ही हिंदी साहित्य के विकास के प्रसंग में विवेच्य हो सकती हैं। वस्तुतः यही हिंदी के पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती हैं। जो जैन आचार्य द्वारा लिखित साहित्य से हम काव्य के विषय में अनुमान कर सकते हैं, परंतु दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का सीधा प्रभाव नहीं मिलता है। एक तो यह पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरे इस साहित्य में एक ऐसी धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है जिसने मध्य देश के साहित्य को बहुत ही थोड़ा प्रभावित किया है। अब देखते हैं अपभ्रंश की जो जैन साहित्य है उसका महत्व क्या है। फिर भी हिंदी साहित्य के अध्ययन में जैन अपभ्रंश साहित्य की सहायता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यदि 10वीं शताब्दी तक मिली हुई अपभ्रंश रचनाओं पर विचार किया जाए तो स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि जिस विशाल भूभाग को हमने शुरू में ही मध्य देश कहा है, उसमें लिखा हुआ है साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हुआ है। उसके आधार पर हम उस विशाल महत्वपूर्ण साहित्य के विकास का कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, जो आगे चलकर मूल मध्य प्रदेश में सूरदास, तुलसीदास, जायसी बिहारी जैसे कवियों की रचनाओं में प्रकट हुआ है। 10वीं शताब्दी से पहले की जो रचनाएं निसंदिग्ध रूप से हिंदी रचनाएं मानी जाती हैं, उनमें प्रायः सबकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। जो यानी कि जो 10वीं शताब्दी से पहले की रचना मिली है वह निसंदेह रूप से हिंदी रचना मानी जाती है, उसकी प्रायः सबकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। और यदि किसी प्रकार उनके मूल रूप का पता लग भी जाए तो भी वे मूल मध्य प्रदेश के किनारे पर पड़े हुए प्रदेशों की रचनाएं हैं। परंतु इन जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं। उनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति पर जो प्रकाश पड़ता है वह वास्तविक और विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है। यानी कि जो जैन रचनाएं हैं वह वास्तविक और विश्वसनीय है, और जिससे हमें ये पता चलेगा कि उस समय की साहित्यिक जो परिस्थिति क्या थी। ये हमें लोक भाषा के काव्य रूपों को समझने में सहायता पहुंचाती है, और साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और प्रवृत्तियों को समझने की कुंजी भी देती है। इसलिए अपभ्रंश में जो जैन साहित्य है हम उसको पढ़ते हैं। जैन अपभ्रंश रचनाओं का वर्गीकरण। अपभ्रंश में अनेक चरित काव्य लिखे गए थे, जिनकी परंपरा आगे चलकर हिंदी के चरित काव्य में प्राप्त होती है, परंतु ये काव्य अब बहुत कम उपलब्ध होते हैं। बाणभट्ट के एक मित्र ईशान कवि थे, जो भाषा कवि अर्थात अपभ्रंश के कवि थे। पुष्पदंत ने विनय प्रकट करते हुए महापुराण में कहा है कि मैंने न तो चतुर्भुज, स्वयंभू, श्रीहर्ष और द्रोण को ही देखा है, और न बाण और ईशान जैसे सो कवियों का ही अवलोकन किया है। इनमें चतुर्भुज, स्वयंभू तो अपभ्रंश के परिचित कवि हैं ही, ईशान भी अच्छे कवि रहे होंगे ऐसा स्पष्ट मालूम होता है। आजकल केवल जैन चरित काव्य की रचनाएं ही उपलब्ध हो सकी हैं, ईशान की कोई रचना प्राप्त नहीं है। स्वयंभू अपभ्रंश के उन सबसे पुराने उन कवियों में है जिनकी रचना उपलब्ध है। इनकी 4 महत्वपूर्ण रचनाओं का पता चला है। पौमचर्यु यानी रामायण, ऋक्षणेमिचर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंद। केवल अंतिम छंद पुस्तक पूरी छपी है, 3 अध्याय।
एशियाटिक सोसाइटी के नवे जर्नल 1935 में और बाकी 5 अध्याय बॉम्बे यूनिवर्सिटी जर्नल 1936 ईस्वी में। बाकी पुस्तकों के केवल थोड़े थोड़े अंश प्रकाशित हुए हैं। पवनचरियो यानी रामायण के कुछ कवित्वपूर्ण अंश राहुल जी ने काव्य धारा में प्रकाशित किए हैं। वस्तुतः यही पुस्तक स्वयंभू की सर्वोत्तम रचना है, इसमें स्वयंभू की कवित्व शक्ति का बहुत सुंदर परिचय मिलता है। परंतु साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु के लिए स्वयंभू छंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उदाहरण के लिए अभ्रंश के निम्नांकित कवियों की रचनाएं उद्धृत हैं। चौमुख यानी चतुर्मुख, धुत्त, धनदेव, छैल, अद्यदेव, आर्यदेव, गोविंद मतलब गोविंद, शुद्धशील, जिनआस, व्यड। इससे पता चलता है कि स्वयंभू के पहले अभ्रंश काव्य की बहुत महत्वपूर्ण परंपरा थी। जिस प्रकार 9वीं शताब्दी के पहले के अभ्रंश साहित्य के लिए प्राकृत पैंगलम का महत्व है, उसी प्रकार 8वीं शताब्दी के पहले की रचनाओं के लिए इस ग्रंथ का महत्व है। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी के आसपास ही होगा, क्योंकि इन्होंने स्वयं रविशेड़ 577 ईस्वी की चर्चा की है और पुष्पदंत ने 10वीं शताब्दी इनका नाम लिया गया है। इन्हीं दोनों के बीच का कोई समय स्वयंभू का समय रहा होगा। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन भी बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने अपने पिता के काव्यों में अधिक अध्याय जोड़कर उन्हें बढ़ाया था। स्वयंभू अभ्रंश के सर्वोत्तम कवियों में है। हरिशेर ने अपनी धम्म परीक्षा में अभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। इनमें चतुर्मुख पुराने हैं, परंतु इनका कोई ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। स्वयंभू ने इन्हें पद्धड़िया बंद का दाता प्रवर्तक कहा है। चौमुहे समीप्य पद्धड़िया, पर दुर्भाग्यवश इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। पुष्पदंत के कई ग्रंथों का पता लगा है, अधिकांश प्रकाशित भी हो गए हैं। ये 10वीं शताब्दी के मानेखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महाअमात्य भीम के राजसभा कवि थे। बहुत ही मनस्वी व्यक्ति थे, अपने को अभिमान मेरु कहा करते थे। इनको ही हिंदी की भूली हुई अनुश्रुतियों में राजा मान का पुष्प कवि कहा गया है। इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हुई हैं और तीनों ही प्रकाशित हैं। 63 महापुरुष गुणालंकारु यानी 63 महापुरुष गुणालंकार, रय कुमार चरियो यानी नाग कुमार चरित, जसहर चरियो यानी यशोधर चरित। पुष्पदंत बहुत ही शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य की सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। अपने 63 महापुरुष गुणालंकारों में इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह और कहीं मिल ही नहीं सकता। किम च अन्य आद्यादि जैन चरिते नान्यत्र तद विद्यते। 10वीं शताब्दी में धनपाल नामक जैन कवि ने भविष्यति कहा नामक प्रसिद्ध चरित काव्य की रचना की थी। ये संभवतः पुष्पदंत से थोड़े पहले के हैं। इनकी रचना काफ़ी सुप्रसिद्धि पा चुकी है और भी कई जैन कवियों के लिखे चरित काव्य उपलब्ध हुए हैं, जैसे करकंड चरियो, सुदर्शन चरियो, पंजुर्ण चरियो और सुकुमाल चरियो 13वीं शताब्दी, निमिता चरियो, पुरोसल चरियो इत्यादि। इसमें केवल करकंडू चरियो की प्रकाशित हुआ, बाकी अभी अप्रकाशित है। इन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंदों, योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। 8वीं-9वीं सदी के जैन मर्मी कवि योगींद्र के 2 ग्रंथ परमात्मा प्रकाश और योग सार दोहों में उपलब्ध हुए हैं। इन दोहों का स्वरनाथ योगियों के स्वर में इतना अधिक मिलता है कि इनमें से अधिकांश स्वर से यदि जैन विशेषण हटा दिया जाए तो यह समझना कठिन हो जाएगा कि ये निर्गुण मार्गियों के दोहे नहीं हैं। भाषा, भाव, शैली आदि की दृष्टि से ये दोहे निर्गुणिया साधकों की श्रेणी में ही आते हैं। इसी प्रकार 10वीं शताब्दी के कवि राम सिंह की रचना पाहुर दोहा प्राप्त हुई, जो भाव, भाषा, शैली की दृष्टि से उसी श्रेणी में आती है। इन दोहों में कबीर, दादू आदि की परवर्ती दोहाबद्ध रचनाओं की परंपरा स्पष्ट होती है। हेमचंद के व्याकरण में मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित दोहों में जिसमें निश्चित रूप से जैनेतर कवियों की रचनाएं भी संग्रहित हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के सामने खोज और विचार का नवीन क्षेत्र उद्घाटित किया है। इन दोनों में उस श्रेणी की श्रृंगारिक रचनाएं संग्रहित हैं जो आगे चलकर बिहारी, मतीराम, मुबारक आदि की परंपरा को समझने में सहायक हैं, और दूसरी ओर नीति विषयक रचनाएं हैं जो रहीम वृंद के दोहों की परंपरा का स्मरण दिलाती हैं। इसके वीर रस के दोहे डिंगल की वीर परंपरा को स्पष्ट करने में सहायक हैं। इसी प्रकार जैन कवियों की चरचरी, फागु, रास आदि रचनाएं परवर्ती साहित्य के काव्य रूपों को समझने में सहायक हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर पढ़ेंगे संध्या भाषा और उलट वासियों की परंपरा। धन्यवाद।